हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज सेशन हंड्रेड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हम जुलाई मंथ की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे थे, जिसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया है। बस हमारा लास्ट पार्ट बचा था, दैट इज़ ऑफ कल्चर। तो आज हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा पार्ट है, चलो फिर कंप्लीट करते हैं। देखते हैं हमें कल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिहिर भोज की। तो कौन थे ये मिहिर भोज, क्यों है चर्चा में, चलो जान लेते हैं इसको भी। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इनका एक स्टैच्यू जो है वो हरियाणा में लगाया गया है। ठीक है, उसका अनवेलिंग हुई है, उसका हम कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो किन का स्टैचू लगाया गया है, मिहिर भोज का। और ये कहाँ पर लगा है, तो ये लगा है हरियाणा में। हरियाणा के जो कैथल प्लेस है वहाँ पर ये स्टैच्यू लगा है। तो अब जिनका स्टैच्यू लगा है तो ये कोई ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे होंगे। ऑब्वियसली हाँ, तो ये क्यों रहे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्या चीज़ इन्होंने की, क्या काम इन्होंने किया और कौन थे ये, चलो जान लेते हैं। तो ये 9th सेंचुरी के रूलर थे। ठीक है, तो 9th सेंचुरी के ये रूलर थे। और कहाँ पर इन्होंने रूल किया है, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिहिर भोज थे ये कौन सी सेंचुरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये बिलोंग कर रहे हैं 9th सेंचुरी को। और किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो गुर्जर प्रतिहारा। ठीक है, जो हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को पढ़ते हैं, राइट, आपने पढ़ा होगा जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों ये जो बात करें तो दोनों का इंटरलिंकेजेस यहाँ से मिल सकता है। तो वहाँ पर जो हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का, ठीक है, जिसमें हम पालाज के बारे में पढ़ते हैं बंगाल साइड के, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो हमारे वेस्टर्न साइड के, और हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राष्ट्रकूट, राइट। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सक्सीड किया अपने फादर को। ठीक है, तो रामभद्र जो है वो इनसे प्रीवियस राजा थे, जो कि इनके फादर थे। उनके बाद जो राजा बने वो बने मिहिर भोज। ठीक है, अब इन्होंने कई सारे टाइटल्स भी लिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि हर रूलर क्या कर रहा है, वो कोई ना कोई टाइटल ले ही ले रहा है। कोई कोई बहुत सारी टाइटल ले रहे हैं और काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर भी टाइटल लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने कौन से टाइटल लिए, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अपना जो टाइटल लिया वो था आदि बारहा। ठीक है, आदि बारहा। अभी जो आदि बारहा का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो विष्णु जो भगवान है उनके ये डिवोटी थे और यही टाइटल इन्होंने लिया। ठीक है, कुछ कॉइन्स जो हैं उसमें आदि बारह टर्म जो है दिखाया भी गया है। इनके समय के जो कॉइन्स हैं उसमें आदि बारह टर्म लिखी हुई मिली है। अरब मर्चेंट जैसे सुलाइमान, ठीक है, जो अरब मर्चेंट था सुलाइमान, उसने इनको ग्रेटेस्ट गुर्जर प्रतिहार एम्परर बताया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रेटेस्ट गुर्जर प्रतिहार एम्परर का जो टाइटल दिया था ये किसको दिया गया था और किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। इट वॉज मिहिर भोज हु वॉज टाइटल्ड, एंड बाय हुम, इट वॉज टाइटल्ड बाय द अरब मर्चेंट सुलाइमान। साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा ग्रेट पेट्रोन थे, किसके लिए, आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब क्या कि इनको आर्ट एंड लिटरेचर पसंद थी, उसके लिए इन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च किया और उसको और बढ़ावा भी ये देते थे। पोइट जो है राजशेखर, वो इनके कोर्ट में रहते थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हर एक राजा जो है जो ये आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रमोट करता है, तो उनके यहाँ पर कुछ म्यूजिशियंस मिल जाते हैं, जैसे अकबर के कोर्ट में तानसेन। ठीक है, कुछ लोग जो है पोइट मिल जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं हरिसेन की। हरिसेन किसके कोर्ट में था बताओ, समुद्रगुप्त, राइट। तो ऐसे ही इनके कोर्ट में कौन थे, इनके कोर्ट में थे राजशेखर। अब देखते हैं कि अब इन्होंने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन क्या किया। ठीक है, अब राजा बने हैं तो राज्य करेंगे, तो इन्होंने अपने राज्य में कितना ज़्यादा जो टेरिटरीज है वो बढ़ाई, कितनी लूज हुई, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रतिहारा अम्पायर को और ज़्यादा रीऑर्गेनाइज्ड किया और ज़्यादा कंसोलिडेट किया। कैसे किया, तो इन्होंने कॉन्केस्ट किए, युद्ध किए जाकर, साथ ही साथ में डिप्लोमेसी का भी यूज़ किया था।
ठीक है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जैसे कि बारा में है, दौलतापुर में है, कहाला में है, पाहेवा में है, वो कहते हैं कि इनका कंट्रोल जो है वो मालवा की तरफ भी था, मालवा पर इनका कंट्रोल था, राजपूताना पर इनका कंट्रोल था, मध्य देश पर भी इनका कंट्रोल था। कल्हण की जो रजत रागिनी है, ठीक है, कल्हण की एक बुक है दैट इज रजत रंगिनी, ठीक है। तो जो रजत रंगिनी है उसमें बताया गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार किंग थे मिहिर भोज, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक पहुँच चुका था, कश्मीर तक पहुँच चुका था। अच्छा, ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल की हम बात करें अगर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कन्नौज के लिए ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल हो रहा था, कन्नौज को जीतने के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था जिसमें 3 पार्टीज लड़ रही थी, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमने देखा कि 3 पार्टी कौन थे, एक तो राष्ट्रकूट थे जो कि डेक्कन से लड़ रहे थे इसके लिए, कन्नौज के लिए, दूसरे थे पाला जो बंगाल की साइड से लड़ रहे थे, तीसरे थे गुर्जर प्रतिहार जिसमें मिहिर भोज जो है इन्वॉल्व थे। इन्होंने जो है पाला किंग देवपाल से इन्होंने युद्ध किया था। उसके बाद में ग्वालियर प्रशस्ति के मुताबिक अगर हम देखें तो भोज ने जो देवपाल का बेटा था उसको हराया था। देवपाल के साथ युद्ध हुआ तब तो ये नहीं जीत पाए थे, बट फिर इन्होंने दोबारा जब युद्ध किया तब देवपाल के बेटे को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसको हरा दिया था। इनके रेन में बात करें, इनके जो जिस टाइम पीरियड में इन्होंने जो राज्य किया उस टाइम पीरियड में अमोघ वर्ष और कृष्णा सेकंड जो हैं वो राष्ट्रकूट किंग्स थे जिन्होंने कन्नौज पर रूल किया, ठीक है। भोज ने क्या किया, मिहिर भोज ने कन्नौज को कैप्चर किया था राष्ट्रकूट से, और अपना जो अंपायर था उसको इन्होंने नर्मदा तक एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। तो बात की जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि जो मिहिर भोज हैं इनके कंटेम्प्रेरीज कौन कौन है, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरीज कौन कौन यहाँ पर दिखे कि देखो इन्होंने युद्ध किससे किया था, देवपाल से, मतलब कि जिस टाइम पर ये थे उस टाइम पर देवपाल भी था, ठीक है। फिर इन्होंने युद्ध किया और हराया देवपाल के बेटे को, मतलब कि देवपाल का बेटा भी इन्हीं टाइम पीरियड में बिलोंग करता है। 2 ये लोग हो गए। तीसरा इन्होंने क्या कहा है कि अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष भी रूल कर रहे थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है कृष्णा सेकंड, तो ये भी उसी टाइम पर बिलोंग कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए 4 कंटेम्प्रेरीज यहाँ से हमको देखने को मिले, किसके देखने को मिले हैं, मिहिर भोज की। अब ये जो आपको मैप है ये आपने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ रखा होगा, अगर आपने मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट भी किया है ना तब भी आपको ये चीज़ मिल गई होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो बात की जाए ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल की, तो इसमें 3 पार्टीज थी, आपको पता ही है, राष्ट्रकूट थे, पाला थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और ये तीनों मिलकर बस कहाँ पर युद्ध कर रहे थे कि हमको कन्नौज चाहिए, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से ही युद्ध कर रहे थे कन्नौज के लिए। तो ये एरिया जो है ये पाला के अंडर है, राष्ट्रकूट के अंडर है, गुर्जर प्रतिहार के अंडर है, तो कन्नौज के लिए ये तीनों लड़ रहे थे। गुर्जर प्रतिहारा जो है पूरी एज अ डायनेस्टी हम बात करना चाहें तो इनका जो रूल है वो 730 से 1036 तक के पीरियड में इनका रूल रहा है। तो 730 से 1036 तक इनका रूल रहा। कौन कौन से रूलर्स इसमें प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, तो अगर प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई किसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। अगर हम फाउंडर की बात करें तो फाउंडर है नागभट्ट, ठीक है। तो आपको पहला नाम तो याद रखना ही रखना है, दैट इज़ द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज वॉज नागभट्ट, ठीक है। उसके बाद में बत्स राजा आए, फिर नागभट्ट सेकेंड आए, एंड देन नंबर आया मिहिर भोज का, ठीक है। मिहिर भोज, नागभट्ट, ये 2 नाम आपको याद जरूर रखने हैं। अच्छा, मेजर सिटीज़ कौन सी थी जो इनके अंडर थी, तो उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, एंड सेकेंड इज कन्नौज। तो बत्स राजा जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने उज्जैन पर रूल किया, और जो मिहिर भोज है उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, कन्नौज को जीता, कन्नौज पर रूल किया, ठीक है। लिटरेरी रिकॉर्ड्स जो कि इस डायनेस्टी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है, वो उसमें हम बात करें तो पुलकेशिन सेकंड का जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड का आईहोल इंस्क्रिप्शन हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दिस गुर्जर प्रतिहाराज,
ठीक है। फिर हाँ, जो ह्यून सेंग जो थे, ह्यून सेंग ने जो अपना ट्रेवलोग लिखा कि वो आए, उन्होंने देखा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, वो लिखते चले गए। तो वो जो उनकी लिखावट थी, वो जो उनके जो लिखा हुआ जो हमको ट्रेवलोग मिल जाता है, उससे भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल सकती है। हर्ष चरित्र, जो बन भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा है, ठीक है, वहाँ से भी हमको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो किंग्स ने बहुत सारे टाइटल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए, जैसे कि परमेश्वर, महाराजा धीराजा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ याद रखनी है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि गुर्जर प्रतिहारास के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कहीं से कहीं तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका रेफरेंस नहीं मिलता है। स्टेट्स जो है वो डिवाइड कर दी गई थी भुक्तीज में, भुक्तीज को डिवाइड किया गया था मंडल में, और मंडल जो है वो सिटीज़ और विलेज में डिवाइडेड थी। तो आपको याद रखना है कि जो आपका एम्पायर है, एम्पायर बना भुक्ती, भुक्ती में जब डिवाइड हुआ बहुत सारी भुक्तीज बन गई, और भुक्तीज के बाद में मंडल बने, और मंडल के बाद में सिटी एंड विलेजेस बन गए। सोशल रिलीजियस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके जो अम्पायर था उसमें कास्ट सिस्टम भी था, इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती थी, पॉलीगैमी भी अलाउड थी। पॉलीगैमी मीन्स कि एक हस्बैंड है और उसकी कई सारी वाइफ्स, ठीक है, दैट इज़ पॉलीगैमी, ठीक है। तो ये भी अलाउड थी, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती थी, कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा रिजिड था। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है, जो हिंदुइज्म है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड हो रहा था, फिर से उसमें प्रोग्रेस हो रही थी। वैष्णव, शैव, शक्ति, सूर्य, ये सब जो हैं बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर ग्रुप्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पार्ट जो है वो होते थे, रिलीजन पार्ट होते थे, रिलीजियस ग्रुप्स होते थे जो इनकी पूजा करते थे, ठीक है। आइडल वर्शिप जो है, जो मूर्ति पूजा है, यज्ञ है, और जो रिलीजियस प्लेसेस में हम जो दान दक्षिणा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखें तो यहाँ पर ये लोग जो है आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। नोटेबल स्कल्पचर्स कौन कौन से हैं? तो विश्व रूप फॉर्म जो है, विष्णु जी का विश्व रूप फॉर्म जो है, ठीक है, शिव और पार्वती जी की मैरिज, उसका स्कल्पचर बना हुआ है, और फीमेल फिगर जो है सूर सुंदरी, ठीक है, सूर सुंदरी, तो इनके जो फिगर्स जो हैं वो बने हुए स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क अगर हम देखें तो वो है ओशियन। ओशियन क्या है? तो अभी जो है राजस्थान में ये जो है काम देखने को मिलता है, जिसमें हरिहर टेम्पल जो है महामारू स्टाइल में बना हुआ है। जो है अर्ली वर्क ओशियन में पंचायतन स्टाइल भी देखने को मिलता है। तेली का मंदिर बना हुआ है ग्वालियर फोर्ट में, जो कि शक्ति कल्ट को डेडिकेटेड है, ठीक है। ये क्या है? ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लार्ज स्केल वर्क है इस डायनेस्टी का, और ये मिहिर भोज के समय ही बना था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं श्री अलूरी सीताराम राजू के बारे में। तो ये कौन थे? इनका नाम हर किसी ने सुना ही होगा, बट ये थे कौन? चलो जानते हैं कौन थे और क्यों है, अभी चर्चा में क्यों है ये भी जानेंगे। ओके, चलो। अलूरी सीताराम राजू जो हैं ये इसलिए अभी चर्चा में हैं क्योंकि अभी क्या हुआ है, 125th बर्थ एनिवर्सरी हम इनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और रामपा रेवोल्यूशन जो है, रामपा रेवोल्यूशन जो हैदराबाद में हुआ था, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए भी ये चर्चा में है। नेक्स्ट इज 125 साल जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं हम। अगर हम इनके अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो ये जो है 4 जुलाई 1897 को भीमवरम जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर ही इनका जन्म हुआ, ठीक है। 18 साल के जब ये थे तभी इन्होंने जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो सब त्याग दिए और ये एक सन्यासी बन गए थे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो इनका ये जो है महात्मा गांधी जी से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उससे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था
उस टाइम पर ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे। फिर इन्होंने कई सारे ट्राइबल्स को इंस्पायर किया कि लोकल पंचायत कोर्ट्स में जस्टिस को इनको अपना देखना चाहिए, जस्टिस इनको लेनी है न्याय के लिए, इनको कहाँ जाना चाहिए, लोकल पंचायत कोर्ट्स में जाना चाहिए, और जो अंग्रेज़ों के कोर्ट हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए। इन्होंने लोगों को ये भी परसुएट किया कि आप जो हैं खादी पहने, और जो आप ये शराब पीते हैं उसको क्या करें, उसको त्याग दें, शराब पीना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रामपा रेबेलियन के, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये 1922 से 1924 2 साल के पीरियड तक ये चला था रामपा रेबेलियन। ठीक है, इसको हम मनियम भी बोलते हैं। ठीक है, मनियम रिबेलियन भी बोलते हैं। मनियम रिबेलियन क्यों बोलते हैं, इसका मतलब है फॉरेस्ट एरिया का रिबेलियन। ठीक है, और इसीलिए जो हमारे अलूरी सीताराम राजू हैं उनको हम मनियम बिरुदु भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हीरो ऑफ द जंगल्स। ठीक है, अगस्त 1922 में श्री अलूरी सीताराम राजू ने मूवमेंट एक लॉन्च किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश टायरनी रूल। ठीक है, उन्होंने आदिवासी को ऑर्गेनाइज़ किया कि वो जो है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो 1882 का है उसके अगेंस्ट विरोध करेंगे। उन्होंने मिलिटेंट गुएरिला मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज़ किया था अर्ली 1920s में। उसके बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं हमारे, उससे हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मॉडर्न वेपन्स को लेना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट वे उन्होंने क्या निकाली, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से मॉडर्न वेपन्स को हम छीन लेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक करने शुरू कर दिए, और सबसे पहला अटैक जो है वो हुआ था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में। ये कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। फिर उसके बाद में ब्रिटिश फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा इनको चेस किया, इनका पीछा किया, और फिर क्या हुआ कि श्री अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया, और 7 मई 1924 में ये शहीद हो गए। रामपा रेबेलियन जो है उसके बाद में इन्होंने रामपा रेबेलियन से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए, उड़ीसा के ट्राइबल्स भी इंस्पायर्ड हुए, और उन्होंने नो रेंट स्ट्रगल को स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ में अगर हम बात करें अलूरी सीताराम राजू की, तो वो कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी के भी मेंबर थे, जहाँ पर उन्होंने बॉम्ब बनाना भी सीखा था। अच्छा, अब ये रामपा रेबेलियन जिसके लिए 100 साल पूरे हुए हैं, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स है, चलो अब हम फैक्टर्स को जान लेते हैं। तो इसमें हुआ ये था कि जो रामपा और गोल्डन हिल्स हैं वहाँ से ट्राइबल्स पॉपुलेशन को अलग थलग कर दिया गया था। जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है 1882 का, यहाँ पर जो है लोग जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे जो कि जंगलों पर ही डिपेंड थे अपनी लाइवलीहुड के लिए, अब क्या हुआ था कि उन लोगों को फॉरेस्ट में फ्री मूवमेंट से क्या करा गया था, रोक दिया गया था। उनसे कहा गया कि आप ना ही फॉरेस्ट में फ्रीली मूव कर पाएंगे, और ना ही आप फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लकड़ी है, जैसे कि दवाइयाँ हैं, वो उन सब चीज़ों को भी आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में जो ट्रेडिशनल पोदू एग्रीकल्चर होता था उस सिस्टम को भी बंद करवा दिया। पोदू एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लैश एंड बर्न, जिसको हम झूम फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, आग लगा देते हैं एक प्लेस पे, जब उनका एग्रीकल्चर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्रॉप जो हुई, क्रॉप काट ली, हार्वेस्टिंग के बाद में वहाँ पर आग लगा दिया, दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है, फिर जो ट्राइबल्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बेट्टी वर्कर जिनको हम बोलते हैं फ्री कस्टमरी और अनपेड लेबरर्स। ठीक है, ट्राइबल फोक जो हैं उन्होंने कहा कि हम बेट्टी लेबर नहीं बनेंगे, हमें कुछ पैसा रिटर्न में नहीं दिया जाता है तो हम काम क्यों करें। गोथी लेबर, तो गोथी लेबर क्या है, डेट बॉन्डेज की, किसी फार्मर ने, किसी ट्राइबल ने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया, और उस उधार को जब वो पे नहीं कर पाता है तो उसको बॉन्डेड लेबर बना लिया जाता था, और इसको हम गोथी लेबर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सिस्टम ऑफ कुली लेबर, तो इनको क्या किया जाता था, एक लोकल रेट पर इनको पे कर दिया जाता था, और कुछ काम के लिए तो पे किया जाता था, और बाकी बहुत सारे काम के लिए उनको पे नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है मुत्ताधार्स, पावर कर्टेल, तो मुत्ताधार्स यानी कि जो विलेज के हेडमैन थे उनकी पावर भी बहुत कम कर दी थी, और ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर रिजल्ट क्या आया, रामपा रेबेलियन।
मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बस्टाइल डे एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये भाई क्यों एकदम से ये इतनी पुरानी बात को हम याद कर रहे हैं? तो 1789 से 1815 की कहानी है, तो हम अब इसको याद करने क्यों बैठ गए? हम इसको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने क्या किया, वो फ्रांस गए थे क्योंकि बस्टाइल डे परेड को अटेंड करना था और वहाँ के वो गेस्ट ऑफ ऑनर भी बने। तो ये परेड जो है, ये बस्टाइल डे परेड होती है फ्रांस में, जिसको अटेंड करने के लिए ही हमारे पीएम गए हुए थे। तो क्या होता है ये बस्टाइल डे, इसके बारे में अगर हम जानें तो 14 जुलाई को हम कहते हैं कि बस्टाइल प्रिजन जो है वहाँ पर क्या हुआ था, स्टॉर्मिंग हुई थी, ठीक है। और जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ, मतलब कि जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले अटैक जो है बस्टाइल जो प्रिजन था वहाँ पर किया था। तो यानी कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी गई बस्टाइल प्रिजन पर अटैक करके। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी दिन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए, मार्क करने के लिए 14 जुलाई को बस्टाइल डे परेड निकाली जाती है फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, इवेंट्स देखते हैं। तो किंग और असेंबली एक दूसरे पर संदेह कर रहे थे। किंग ने ट्रूप्स को कमांड किया कि वो सिटी में मूव करें। अब क्या हुआ था कि रूमर्स ये फैल गई कि जो किंग हैं वो जल्दी क्या करेंगे, सिटीजन्स पर गोलियां चलवाना भी शुरू कर देंगे। फिर कई सारे लोग जो हैं वो गए और उन्होंने क्या किया, बस्टाइल पर अटैक कर दिया, ठीक है, जिससे कि वहाँ से वो क्या कर सकें, उस प्रिजन से वो कई सारे वेपन्स को कलेक्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि लोग जो थे वो किंग को पसंद नहीं करते थे। कमांडर जो थे बस्टाइल के, उसको मार दिया गया। जितने भी प्रिजनर्स थे वहाँ पर, जितने भी कैदी थे, उन सबको आज़ाद कर दिया गया। और इसी से फिर क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। और ये पूरी कहानी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तब ये पूरी कहानी आपको वहाँ पर डिटेल में पढ़नी होती ही है। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फ्रांस जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को कहा गया था कि फ्रांस जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ पर जो है 1614 से कोई भी असेंबली नहीं हुई थी, कोई भी सेशन नहीं हुआ था और इस वजह से लोग नाराज़ थे। फ्रांस की सोसाइटी जो है वहाँ पर भी जो पावर है वो बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, फ्यूडल वर्क जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था। पीजेंट जो है लगभग 90% पॉपुलेशन वहाँ पर पीजेंट्स ही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ही थे जो कि लैंड को ओन करते थे, बाकी सारे लोग दूसरों की लैंड पर ही काम कर रहे थे। ज़्यादातर पावर नोबिलिटी के हाथों में थी, जो कि राजा या फिर राजा की फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पास में तो बर्थ से ही, बाय बर्थ ही उनको कई सारी पावर, कई सारे प्रिविलेजेस मिल जाते थे, और जनरल पीपल जो थे उनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिल पा रहे थे। इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम फ्रांस की देखें तो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉन्स्टेंट वॉर्स चल रहे थे। इस वजह से फ्रांस जो है वो बैंकरप्सी यानी कि कंगाली के कगार पर था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेटिक और डेस्पोटिक वर्न जो डायनेस्टी है उसका एंड हुआ, ठीक है। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया और इसके बाद में कहा गया कि कोई भी यहाँ पर राजा नहीं होगा। सोशल सिस्टम पर इम्पैक्ट की बात करें तो प्रिविलेज क्लास जो नोबिलिटी थी, जो रॉयलिटी थी, उनका एंड हुआ। फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। मिडिल और लोअर क्लास जो लोग थे जिनकी कंडीशन बहुत बुरी थी अब वो सुधरने लगी। सुप्रीमेसी जो चर्च की थी वो भी अब डिक्लाइन होने लगी। रिलीजियस फ्रीडम लोगों को मिल गई। ह्यूमन राइट्स को भी डिक्लेयर किया गया कि ये कुछ राइट्स हैं जो कि हर किसी के लिए है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इनोसेंट पीपल थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, और डिस्टर्बेंस रहा काफ़ी समय तक। वर्ल्ड वाइड परमानेंट इम्पैक्ट देखें तो रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना पूरी दुनिया में जागी। इटली, जर्मनी, बेल्जियम, सर्बिया, ग्रीस, हंगरी, इवन इंडिया में भी ये भावना जागी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ ना केवल फ्रांस के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। छोटी सी जो न्यूज़ है वो है अनुभव
मंटाप, ठीक है, अनुभव मंटाप। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है प्रगति मैदान में बना है, जिसको हमने भारत मंडपम बोला है, ठीक है। हमने बताया ही है कि क्या बन रहा है, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बन रहा है प्रगति मैदान पर नई दिल्ली में, और इसको हम भारत मंडपम बोल रहे हैं। भारत मंडपम जो है ये कहाँ से इसका आइडिया आया है, तो जो बसवेश्वरा जो हैं, ठीक है, बसवेश्वर 12th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, उनका आइडिया था अनुभव मंटपा का, और वहाँ से ही हमने ये भारत मंडपम का कंसेप्ट उठाया है। अनुभव मंटपा जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट है हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री में बात करें तो जो अर्लीस्ट पार्लियामेंट है उनमें एक नाम अनुभव मंटपा का भी आएगा, जहाँ पर शरनार्थ जो यानी कि शरनार्थ मीन्स पोइट्स या फिर सोशियो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स क्या करते थे, रिफॉर्म्स को बताते थे अलग अलग स्पेयर्स में। प्रभु देवा जो एक बहुत बड़े योगी थे, वो इस अनुभव मंटपा के प्रेसिडेंट होते थे, और लॉर्ड बासेश्वर यहाँ पर पीएम के तौर पर एक्ट करते थे। मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर इलेक्टेड नहीं होते थे, बल्कि ये नॉमिनेटेड होते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोरपनाई कोटाई साइट। पोरपनाई कोटाई साइट, तो ये क्या है, चलो जानते हैं। तो एक गोल्ड स्टड मिला है, एक बोन पॉइंट मिला है, एक कार्नेलियन बीड जो है वो हमें संगम एज से बिलोंग करती हुई मिली है, और ये सब हमें कहाँ मिला है, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के पोरपनाई कोटाई साइट पर मिला है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, गोल्ड स्टड मिला है, बोन पॉइंट मिला है, कार्नेलियन बीड मिला है, और ये तीनों चीज़ें संगम एज से बिलोंग करती हैं। संगम एज की बात करें तो एंशिएंट तमिलनाडु जो है, केरला है, वहाँ पर जो 6th सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम संगम पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पर जो एग्जीबिशन की गई है तो ये एक बुरियल साइट है, ऐसा माना जा रहा है बुरियल साइट है। और फोर्ट एरिया जो है वो ये साइंस शो करते हैं कि वाटर बॉडीज़ भी इस साइट के अंडर हैं। जो कार्नेलियन बीड हमें मिली है, इससे हमें पता चलता है कि विद इन द पार्ट जो हमारे कंट्री के विद इन द पार्ट जो है ट्रेड होता था, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी ट्रेड होता था, ऐसा यहाँ से पता चलता है। बोन पॉइंट जो है वो मिला है, उससे हमें पता चलता है कि पोरपनाई कोट्टाई जो है वो एक वीविंग इंडस्ट्री थी वहाँ पर। अब हम नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें दैट इज टंकाई शिप बिल्डिंग मेथड। टंकाई शिप बिल्डिंग मेथड क्या होता है, चलो जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शिप बिल्डिंग की 2000 साल पुरानी टेक्निक है, जिसको हम टंकाई मेथड बोलते हैं, इसको हम रिवाइव करेंगे। इस मेथड में शिप को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इस मेथड में हम वुडन प्लैंक्स को एक साथ हम स्टिच करते हैं, सिलते हैं, ठीक है, स्टिच करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी कील का यूज़ नहीं करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, और इससे क्या होता है, इनको डैमेज नहीं होता है, सैंड बार्स से और जो हमारे शोल्स हैं उससे ये हमारी शिप को डैमेज नहीं होता है। और जो यूरोपियन शिप्स हमारे इंडिया में आए थे, इस वजह से हमारी शिप बिल्डिंग की टेक्निक जो है वो चेंज हुई थी। नेक्स्ट है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो संथाल ट्राइब के लोग हैं उनको विश किया है किस दिवस पर, हुल दिवस पर, कि हुल दिवस पर उन्होंने क्या किया। तो अब हुल दिवस जो है वो एक ओकेजन होता है, संथाल ट्राइब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस दिन को हमारे पीएम ने विश किया है और यूज़ क्या किया है, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, जो संथाली लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट है ओल्ड चिकी, उसका यूज़ करते हुए ये विश की गई है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि जो संथाली है वो भी शेड्यूल 8 में ऐड होगी। तो शेड्यूल 8 में ये संथाली लैंग्वेज को भी ऐड किया गया है, और इससे ये हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड हो जाती है, ठीक है। संथाली के साथ साथ बोडो, डोगरी और मैथिली लैंग्वेज को भी ऐड किया गया। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो है 1925 में क्रिएट की गई थी बाय दी रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को क्रिएट किया। संथाली एक मुंडा लैंग्वेज है जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
बांग्लादेश, ईस्टर्न नेपाल और भूटान में बोली जाती है। लगभग 7.3 मिलियन स्पीकर्स हैं इंडिया में संथाली लैंग्वेज के। ठीक है, जून 30 को हम हुल दिवस मनाते हैं। हुल दिवस मीन्स रिवॉल्यूशन दिवस। यहाँ पर जो है संथाल रिवेलियन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से आपको काम ये भी करना है कि आपको संथाल रिवेलियन के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, संथाल रिवेलियन जो है ये एक रिवोल्ट था, हमको पता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया गया था। और इसमें क्या था, परमानेंट सेटलमेंट जो है उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि इससे कई सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए थे बीरभूम मानभूम रीजन्स से। और उसके बाद में ज़मींदार्स ने, पुलिस ने, ब्रिटिशर्स ने इन सब ट्राइबल्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। ठीक है, और ये राजमहल हिल्स में झारखंड के हुआ था। 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने इस रिवेलियन को हेड किया था, उनका नाम था सिधू एंड कान्हू मुर्मू। नेक्स्ट बात करते हैं कोई लैंग्वेज की। तो उड़ीसा कैबिनेट ने अभी प्रपोज किया है कि कोई लैंग्वेज को भी हम 8th शेड्यूल में ऐड कर लें। कोई लैंग्वेज जो है ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है और मेनली ये कोंड ट्राइब से बोली जाती है। ठीक है, ये जो उड़ीसा की लार्जेस्ट ट्राइब है कोंड ट्राइब, वही ये कोई लैंग्वेज को बोलते हैं। ये जो है मेजरली उड़िया स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, गुमसई को अपने डायलेक्ट्स में यूज़ करते हैं। 8th शेड्यूल जो है उसमें हमने देखा ही है कि अभी जो है इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। 14 लैंग्वेजेस तो इनिशियली ही इसमें ऐड कर दी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे हमने कई सारी लैंग्वेजेस इसमें ऐड की हैं। अब नई लैंग्वेज को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कोई भी क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है कि किस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन 2 कमिटीज़ हैं, पहली है पाहबा, दूसरी है सीताकांत मोहपात्रा के अंडर जो कमेटी बनी थी, उन्होंने एक फिक्स्ड क्राइटेरिया को इवॉल्व किया है। ठीक है, अगर कोई भी लैंग्वेज जो है वो ये शेड्यूल लैंग्वेज बन जाती है तो क्या होता है, तो इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है इस लैंग्वेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। साहित्य अकादमी में इनको रिकॉग्निशन मिल जाता है, इनकी बुक्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन होने लगता है। असेंबली में भी और पार्लियामेंट की डिबेट में भी ये लैंग्वेज का हम यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ में ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका यूज़ हो सकता है। RBI जो है करेंसी नोट पर भी इस लैंग्वेज को लिखने में सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो पीपल। जो पीपल में क्या आता है, जो पीपल में वो चिन, कुकी, मिज़ो एथनिक ग्रुप के सारे ट्राइब्स जो हैं वो जो कि म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे लोग यहाँ पर जो पीपल के कैटेगरी में आते हैं। इसमें बहुत सारी सब ट्राइब्स हैं, क्लैंस हैं, जैसे कि चिन है, कुकी है, मिज़ो है, लूशी है, जोमी है, पाटी है, हमार है, राल्टे, पावी, लाई, मारा, गांगटे, ठड़ाऊ। तो ये सब कौन है, ये सब ट्राइब्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये 2-3 नाम देकर पूछा जाए कि ये कौन है, यू हैव टू आंसर दैट इट इज़ नथिंग बट ट्राइब। ठीक है, ये जो है ऐसा माना जाता है कि चाइना से तिब्बत के रास्ते होते हुए इंडिया में और म्यांमार में सेटल हो गए हैं। ये जो है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है केयर पूजा। तो ये फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि कहाँ मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है त्रिपुरा में। ठीक है, जो करची पूजा के 2 वीक्स के बाद में ये मनाया जाता है। ठीक है, केयर कौन है, गार्जियन गॉड है वहाँ के। ठीक है, इस फेस्टिवल के दौरान अगरतला में जो एंट्रेंस है वो क्लोज कर दी जाती हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है और लोग जो हैं यहाँ पर आग नहीं जला सकते। ठीक है, डांस नहीं कर सकते, इवन जूते भी नहीं पहन सकते इस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स जो है बांग्लादेश, वहाँ पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारा जो कल्चर एज वेल एज पूरी विजन IAS की जो मैगज़ीन है जुलाई मंथ की वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने इस पूरे मैगज़ीन को बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब रिवीजन करते रहना इसका, जब नई मैगज़ीन आएगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैगज़ीन के साथ।